देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वाली आईबीबी यानी कि आदर्श कृष्णिका के लिए उत्सर्जित शक्ति 60 वोल्ट है तथा वातावरण का ताप 227 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि आईबीबी का ताप परिवर्तित करके 1227 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए तो इसकी उत्सर्जित शक्ति होगी। अब देखो, बोला तो केवल उत्सर्जित शक्ति है, लेकिन अपन को पता है कि वातावरण का तापमान मुझे दे रखा है। वातावरण का तापमान कितना दे रखा है? 227 डिग्री सेंटीग्रेड वातावरण का तापमान दे रखा है क्या? अगर वातावरण का तापमान दे रखा है यानी कि उसने उत्सर्जित शक्ति भी बोला है, तो भी अपन को उसको क्या मानना है? परिणामी उत्सर्जित शक्ति। वातावरण का तापमान दे रखा है यानी कि उसके वातावरण के द्वारा जो अवशोषित हुई है, बाहर जो उत्सर्जित हुई है, दोनों का रिजल्टेंट निकालकर बोला है अपने लिए। समझ पा रहे हो? अगर उसने वातावरण का ताप दिया यानी कि उसने वातावरण को इन्वॉल्व किया है, वातावरण को इन्वॉल्व किया है उस टाइम पर उत्सर्जित शक्ति यानी कि क्या रहेगी? परिणामी उत्सर्जित शक्ति की बात कर रहा है वो। तो परिणामी उत्सर्जित शक्ति दे रखी है अपन को, जो भी दे रखी है। मैंने पहले बोला था क्वेश्चन में कुछ भी बोला जाए, लेकिन अगर वातावरण का तापमान दे रखा है यानी कि परिणामी उत्सर्जित शक्ति की बात कर रहा है वो, यानी कि सिग्मा ई ए इंटू टी की पावर 4 माइनस टी नोट की पावर 4 की बात कर रहा है वो अपन से। तो क्या मैं पावर को यहां पर P इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? सिग्मा ई ए इंटू टी की घात 4 माइनस टी नोट की घात 4 लिख दूं क्या मैं? कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को। देखिए, वही वस्तु थी, उस वस्तु का तापमान पहले कितना था? 727 डिग्री सेंटीग्रेड। बाद में उसी वस्तु का तापमान अपन ने कितना कर दिया? 1227 डिग्री सेंटीग्रेड। वस्तु का तापमान, उसी वस्तु का तापमान बढ़ा है, यानी कि मैंने वस्तु को तो परिवर्तित नहीं किया। वस्तु को परिवर्तित नहीं किया यानी कि ए क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ये ए क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। सिग्मा ऑलरेडी कांस्टेंट। अगर मैंने वस्तु को चेंज नहीं किया है तो उसके लिए ई की वैल्यू, उसकी उत्सर्जकता भी चेंज नहीं होगी। वो पदार्थ की प्रकृति, घनत्व वगैरह इन्हीं पे तो निर्भर करती है। तो अगर अपन बोल सकते हैं कि P बराबर डी क्यू बाई डी टी है, तो ये तीनों चीजें क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। यानी कि मैं बोल सकता हूं कांस्टेंट चीजों को अपन हटा देते हैं और क्या चिन्ह लगा देते हैं? समानुपात का चिन्ह लगा देते हैं। क्या P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी की घात 4 माइनस टी नॉट की घात 4। अब जब ऐसा प्रोपोर्शनल लग जाता है तो अपन लिख सकते हैं P1 या P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 अपॉन T1 की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। देखो ऐसा क्यों लिख पाए अपन? मान लीजिए मैं इनको प्रोपोर्शनल भी नहीं लिखता, तो यहां पर अगर मैं P2 की वैल्यू लिखता तब भी इनकी वैल्यू सिग्मा ई आ गया था। फिर जब P1 लिखता तब भी सिग्मा ई आ गया था। एक बार मैं आपको सोल्व करके दिखा रहा हूं, लेकिन इसके बाद में डायरेक्ट ध्यान रखना है अपन को, है ना? प्रोपोर्शनल जब भी लिखेंगे तो ऐसे कांस्टेंट चीजों को हटा देते हैं प्रोपोर्शनल, और इधर 2-1 तो इधर भी क्या आ जाते हैं? 2-1। वातावरण का तापमान अपन ने चेंज किया ही नहीं है। वातावरण का तापमान 227 है तो 227, पहली कंडीशन में भी, दूसरी कंडीशन में भी। ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए मैं P2 लिखता आपके लिए, तो P2 इज इक्वल टू क्या लिखता? सिग्मा ई ए इंटू टी टू द पावर 4 माइनस टी नोट की पावर 4। P1 लिखता तो क्या लिखता? सिग्मा ई ए इंटू टी टू द पावर T1 की पावर 4 माइनस टी नोट की पावर 4। ये तो चेंज हो ही नहीं रहे कि इनको A1 A2 लिखता। वस्तु सेम है यानी कि क्षेत्रफल भी क्या रहने वाला है? सेम ही रहेगा उसका। सिग्मा का वैसे कांस्टेंट है दोनों में, और ई की वैल्यू भी क्या रहेगी? सेम ही वस्तु है तो ई की वैल्यू भी दोनों के लिए क्या रहेगी? सेम। तो तब भी डिवाइड करता तो ये चीजें वैसे भी क्या होनी थी? कैंसिल आउट होनी थी। इससे जो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, जब उनको अपन 2 और 1 लिखते हैं फिर डिवाइड करते हैं तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाती है? कैंसिल आउट हो जाती है। इसलिए कांस्टेंट चीजों को पहले अपन हटा देते हैं, प्रोपोर्शनल लिख दिया डायरेक्ट। टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। कांस्टेंट में 2 के लिए लिखता, 1 के लिए लिखता तो ये वैल्यू दोनों में सेम रहती और क्या होती? वैसे भी कैंसिल आउट होती। ये एक और फंडा देखा है अपन ने कैलकुलेशन करने का, है ना? याद रखनी है ये चीजें अपन को, वैसे अपने हैबिट में आ जाएगी ये सब चीजें। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने अपन को इस चैप्टर में। अब मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूं भाई साहब। P1 प्रथम स्थिति में मुझे उत्सर्जित शक्ति कितनी बोली थी? 60, यानी कि P1 की वैल्यू कितनी है? 60। तो मैं लिख दूं क्या? P1 बराबर 60। P2 मुझे ज्ञात करना है। T1 बराबर बोलिए, प्रथम स्थिति में तापमान कितना था? 727 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 1000 केल्विन कर दूं क्या? और T2 की वैल्यू, T2 इज इक्वल टू कितना है? तापमान 1227 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 1500 केल्विन कर दूं क्या? 273 ऐड करते हैं डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए। अगर टी नोट की बात की जाए, वातावरण के ताप की बात की जाए, तो टी नोट कितना दे रखा है? 227 डिग्री सेंटीग्रेड। 227 में 273 जोड़ दिया जाए तो अगर 273 जोड़ दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 500 केल्विन हो जाएगा। ये सारी वैल्यू अपने पास आ चुकी है। P2 अपन को मिल जाएगा द्वितीय स्थिति में उत्सर्जित शक्ति। उत्सर्जित शक्ति नहीं बल्कि क्या बोलेंगे? परिणामी उत्सर्जित शक्ति। तो P2 भाई साहब ज्ञात करना है अपन को। P2 P1 गिवन है। P1 इज इक्वल टू कितना है? 60 इज इक्वल टू, अगर T2 की बात करूं, T2 कितना है? T2 बोलिए 1500 केल्विन। ये 1500 की घात
4, 1500 की घात 4 माइनस, बोलिए माइनस 500 की घात 4। इसके बाद में T1 कितना दे रखा है 1000 केल्विन, यानी कि 1000 की घात 4 माइनस 500 की घात 4, ये दे रखा है। अब फिर से वही कैलकुलेशन का वही तरीका आ चुका है। आप लोगों को पता है इसमें 500 इसमें भी कॉमन है, 500 इसमें भी कॉमन है, ऐसे 500 इसमें भी कॉमन है, 500 इसमें भी कॉमन है। 500 होगा ना, 500 गुणा 3 लिख सकता हूं इसको 500 गुणित 500 ही लिखे वो तो 500 ही है। इसको 500 गुणित 2 लिख सकता हूं, इसको 500 गुणित 1 लिख सकता हूं। तो 500 सब में कॉमन आ रहा है, इनमें 500 की घात 4 सब में कॉमन आ रही है। तो अगर मैं 500 की घात 4 को कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचेगा मेरे पास, P2 अपॉन 60, 500 की घात 4, नीचे भी 500 की घात 4, और ये क्या बचेगा यहां पर 3 की घात 4 माइनस 1 की घात 4 अपॉन 2 की घात 4 माइनस 1 की घात 4। 500 की घात 4 से 500 की घात 4 कैंसिल आउट। इसको अगर आगे सोल्व करें तो P2 इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाइड बाई 3 की घात 4 करेंगे तो 81 हो जाएगा। 81 माइनस 1 की घात कितनी भी करो, 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा कितना रहेगा, वो 1 ही रहेगा। 81 माइनस 1 कितना आ जाएगा 80, और ये 16 माइनस 1 कितना आ जाएगा 15, तो ये कितना आ जाएगा 80/15, यही आने वाला है। अगर इसको 4 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि P2 बराबर कितना आ जाएगा अपने पास में, P2 बराबर 320 वॉट। कितनी आएगी पावर, 320 वोल्ट। समझ पा रहे होंगे आप सब लोग मेरी बात को। इस टाइप से अपन को कैलकुलेशन करनी, जहां पे बेसिक पावर वगैरह 4 आए ना तो ये देखा करो कि ऊपर भी जो कॉमन आ रहा हो वही नीचे कॉमन लो, ताकि वो कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। ये कैलकुलेशन के फंडे रहेंगे अपने इस चैप्टर में। कितनी आ गई वैल्यू अपने पास में, 320 वोल्ट आ चुकी है। देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या बोला गया है, यदि वस्तु का ताप 50 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया 50% बढ़ा दिया जाए तो विकिरण की मात्रा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यहां पर वातावरण का तापमान के बारे में आपसे कुछ नहीं बोला गया है। क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले कि आपसे वातावरण के तापमान के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है। अगर वातावरण के तापमान के बारे में कुछ नहीं बोला गया है यानी केवल और केवल ये उत्सर्जन की मात्रा की बात कर रहा है, केवल सिग्मा EA इंटू टी की घात 4 की बात कर रहा है। टी नोट का कोई लेना देना कोई रोल यहां पर नहीं है। तो अगर मैं बात करूं तो यहां से अपन लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू सिग्मा EA इंटू टी की घात 4, बिल्कुल लिख सकते हैं। वस्तु को मैं चेंज नहीं कर रहा हूं इसलिए केवल सिग्मा कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, वस्तु को चेंज ही नहीं कर रहे तो वस्तु वही है तो उसका क्षेत्रफल भी क्या रहेगा, सेम ही बना रहेगा। यानी कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात करें तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, टी की घात 4 आएगा। ये काम हो चुका अपने पास। अभी बोला जा रहा है कि ताप 50% बढ़ा दिया, ताप 50% बढ़ा दिया। मान लीजिए कि माना पहले ताप कितना था, टी इनिशियल बराबर टी बोल दिया अपन ने, टी इनिशियल बराबर कितना था टी, तो टी फाइनल कैसे निकालेंगे, टी फाइनल ऐसे निकालना पड़ेगा अपन को, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल अपॉन टी इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय 100। इसकी वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, 50% आ जानी चाहिए। ये मुझसे बोल रखा है, ये बोल रखा है प्रतिशत वृद्धि ऐसे निकालते हो, प्रतिशत इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय 100। परसेंटेज का फॉर्मूला पिक से हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय 100। ध्यान रखना है बच्चों ना, फाइनल चेंज अपॉन इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय 100। जैसे अपन ने वहां पर पढ़ा था आवर्तकाल में परिवर्तन का डेल्टा टी अपॉन टी, हाफ एल्फा डेल्टा थीटा होता था वो आवर्तकाल में परिवर्तन, सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक के आवर्तकाल में परिवर्तन। ऐसे यहां पर वही फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दिया अपन ने 100। टी इनिशियल तो मैंने कितना मान चुका हूं, टी मान चुका हूं, टी फाइनल मुझे पता लगाना है। टी इनिशियल की वैल्यू चिपका दूं क्या दोनों जगह, टी टी, बिल्कुल चिपका देंगे। तो अपन ने दोनों जगह टी टी वैल्यू चिपका दी। टी फाइनल माइनस टी अपॉन टी मल्टी इज इक्वल टू, ये 100 को अपॉन में भेज देता हूं, 100 को अपॉन में भेजा, ये 1/2 हो गया। यहां से ये 100 मल्टीप्लाई में था, ये अपॉन में आ गया, अपॉन में आया तो ये 1/2 बच जाएगा। अगर यहां से इसको सोल्व करें तो 2TF माइनस 2T इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, T, और यहां से बोल सकता हूं मैं 2TF इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3T, यानी कि TF इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3T/2 आ जाएगा।
अगर बच्चों ये टेम्परेचर टी फाइनल आ चुका है तुम्हारे पास में, तो क्या P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4 लिखा था क्या अपन ने? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो टी टू द पावर 4 लिखा था, अगर यहां से मैं सोल्व करता हूं तो मैं लिख सकता हूं P फाइनल अपॉन P इनिशियल इज इक्वल टू T फाइनल अपॉन T इनिशियल की होल पावर 4। इसकी पावर भी 4, इसकी पावर भी 4, तो होल पावर बना दी मैंने 4। बिल्कुल लिख सकते हैं सर। टी फाइनल बोलिए, टी फाइनल को क्या लिख दूं मैं? 3T/2। टी इनिशियल को क्या लिख दिया जाएगा? टी से टी को उड़ा दिया जाए, अगर टी से टी को उड़ा दिया जाए तो टी से टी को उड़ाने पर कितना आ जाएगा? P फाइनल इज इक्वल टू, P इनिशियल को क्या बोल देता हूं मैं? P नॉट बोल देता हूं। तो अगर ये इसकी वैल्यू को सोल्व करेंगे तो 81/16, 3 की घात 4, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 81, 2 की घात 4 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो P फाइनल कितनी आ चुकी है अपने पास? 81/16 P नॉट आ चुका है। अब इसमें प्रतिशत वर्दी निकालनी, तो प्रतिशत वर्दी के लिए क्या करोगे? प्रतिशत चेंज इन P क्या किया जाएगा? P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन P इनिशियल मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको सोल्व करेंगे तो 81/16 P नॉट माइनस P नॉट अपॉन P नॉट मल्टीप्लाइड बाई 100। P नॉट कॉमन आकर ऊपर से नीचे वाले P नॉट से कैंसिल आउट, यानी कि कितना बचेगा? इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास में 16, यहां से 16 इसमें से बाकी निकलेगा तो 65 अपॉन, यहां से आ जाएगा अपने पास में 65/16 मल्टीप्लाइड बाई 100। ये वाली वैल्यू अपने पास आ जाएगी। इतना परसेंट हो जाएगा। इतना परसेंट अगर इसको अपन निकालें तो ये कितना हो जाएगा? यहां से 4 टाइम्स 4 मल्टीप्लाइड बाई वो करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा अपने पास में 400% आंसर इसका आ जाएगा। 400% आप इसको बोल सकते हो। इतने प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी होगी। तापमान आपने कितना किया था? केवल तापमान आपने केवल और केवल बढ़ाया था 50%, लेकिन इसमें वृद्धि कितनी हुई? कितनी वृद्धि हो चुकी? इसमें 400% की वृद्धि लगभग हो चुकी। लगभग वैल्यू है, एग्जैक्ट नहीं है ना। तो बच्चों इसमें 400% की वृद्धि हो चुकी है। देखिए बच्चों, ये जो चैप्टर है ना, इसमें प्रतिशत का लोचा बार बार रहेगा, है ना। तो मैं प्रतिशत को आपको एक बार क्लियर कर ही देता हूं। वो बार बार बोलेगा इतना परसेंट बढ़ा दिया, इतना परसेंट घटा दिया। तो प्रतिशत को मैं आपको एक बार समझा देता हूं कि प्रतिशत का जब भी क्वेश्चन आया अपन को उसको कैसे हैंडल करना है। सपोज आपसे बोला जाए कि किसी का 100%, मान लीजिए मैंने बोला कि टी का 100%, तो टी का 100% कितना आएगा? कैसे निकालेंगे? टी की जगह टी, का की जगह क्या करेंगे? गुणा 100%, 100/100 ये किया जाता है। जहां परसेंट लगा होता है अपन में 100 लगा देते हैं। तो टी का 100% कितना आया अपने पास में? टी आया। यानी कि कोई भी चीज हो उसका 100% यानी कि पूरे में से पूरा, अगर टी है तो टी का 100% टी रहेगा। ऐसे में 10 का 100% निकालू तो 10 का 100% कितना आएगा? 10 ही आएगा। ऐसे में 20 का 100% निकालू तो 20 का 100% कितना आएगा? 20 ही आएगा। ऐसे आप 1 का 100% निकालोगे तो 1 का 100% क्या आएगा? 1 ही आएगा। यानी कि 100% जब भी बोल दिया यानी कि सेम अमाउंट की बात कर रहा है। 1 का 100% 1 का 200% डबल, 1 का 300% ट्रिपल। समझ पा रहे हो आप लोग मेरी बात को? जैसे मैं 1 का, ये मैंने बोल दिया 1 का 300%, 1 का 300% बोल दिया, यानी कि 1 की जगह 1, का की जगह गुणा 300/100, यानी कितना आ जाएगा? ये 3 आ जाएगा। क्यों आया? 1 का 300%, 1 के 300% की बात कर रहे हैं, यानी कि 100% बराबर समान राशि, 100% बराबर 1 हो जाएगा, 200% बराबर 2 हो जाएगा, 300% बराबर 3 हो जाएगा। ऐसे में आपसे बोल देता 30 का 400%, 30 का 400%। ध्यान दीजिए 30 का 400% का क्या मतलब हुआ? 30 का 400% का मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए मैंने बोल दिया 100% बराबर समान राशि, यानी कि 30 का 100% तो कितना होता? 30 ही होता। 200% 60, 300% 90, 400% 120। ये होना है। सोल्व करके देख लीजिए। 30 गुणा 400/100 कितना आएगा? ये 120 आएगा। ऐसे अगर 50% बोलेंगे तो मैं बोल सकता हूं 100% बराबर समान, 100% बराबर समान राशि। 50% बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 टाइम्स। 50 का मतलब कितना हो गया? आधा हो गया ना उसका। आधे का मतलब कितना? 1/2 टाइम्स या फिर 0.50 टाइम्स। 50% का मतलब ये होगा
0.50 टाइम्स। 100% का मतलब सेम राशि यानी कि 1 टाइम्स, है ना। ऐसे मान लीजिए मैं बोल देता हूं 40%। 40% का मतलब क्या बोल सकता हूं मैं, 0.40 टाइम्स उसका 0.40 गुणा। जैसे 10 का 40%, 10 का 40% निकालना है तो 10 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 40% मतलब 0.40 से, इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 4.0 यानी कि 4 आ जाएगा। और 10 का 40% 4 ही होता है। समझ पा रहे होंगे आप लोग मेरी बात को। ऐसे अगर मुझे मान लीजिए 41% लिखना हो तो 41% का मतलब 0.41 टाइम्स, ये करना पड़ेगा। ऐसे मान लीजिए मुझे 30% लिखना हो तो 30% मतलब 0.30 टाइम्स। उसी राशि का, है ना। अब ध्यान दीजिए, आपसे पिछले क्वेश्चन में क्या बोला गया था, पिछले क्वेश्चन में आपसे बोला गया था कि टी का 50% बढ़ा दिया, टी का 50%, यानी कि टी तो पहले से ही है, प्लस बढ़ाया कितना, 50%। 50% का मतलब 0.50 टाइम्स कर दूं क्या टी को, 50% बढ़ाया यानी कि उसका 0.5 टाइम्स और बढ़ा दिया, पहले था उससे 0.50 टाइम्स और बढ़ा दिया। तो यहां से अगर इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.50 टी, यानी कि 3/2 टी आ जाएगा। टी का 50% बढ़ाया है, टी तो पहले ही था, 50% और बढ़ाया। केवल मैं ये बोलूं कि टी का 40% कितना होगा, टी का 40% कितना, टी का 40% कितना होगा, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, टी का 40% कितना होगा, 40% यानी कि 0.40 टाइम्स, तो यानी कितना आ जाएगा 0.40 टी। और अगर आपसे बोला जाए कि 40% बढ़ा है तो फाइनल कितना हो जाएगा, तो टी तो पहले ही था, 0.40 और बढ़ गया यानी कि 1.40 टी हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये रहा, एक क्वेश्चन ये रहा। तो बच्चों ये परसेंटेज निकालने का तरीका है। अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी वस्तु का तापमान पहले टी है, बाद में कितना हो गया 1.5 टी, यानी कि 0.5 और बढ़ चुका है, टी तो पहले ही था, 1 टी तो पहले ही था, 0.5 भी तो और बढ़ा, यानी कितना बढ़ गया, 50% बढ़ गया। समझ पा रहे होंगे आप लोग मेरी बात को। और फिर भी अगर आगे कहीं दिक्कत आती रहेगी तो अपन परसेंटेज को ऐसे बार बार सीखते रहेंगे ना। देखिए बच्चों क्या बोला गया है क्वेश्चन में आपसे, यदि दो गोलीय वस्तुओं की त्रिज्याएं R तथा R/2 तथा सतहों के ताप T1 तथा T2 है, यदि दोनों की विकिरण शक्ति समान हो तो T1/T2 की वैल्यू मुझे बतानी है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में ये चेक कीजिए, जब भी विकिरण की बात आ रही है यानी कि विकिरण शक्ति की बात आ रही है तो सबसे पहले चेक करना है वातावरण का तापमान दे रखा है क्या, नहीं दे रखा वातावरण का तापमान, केवल वस्तुओं के ताप दे रखे हैं T1 और T2। वातावरण का तापमान नहीं दे रखा है यानी कि केवल परिणामी शक्ति की बात नहीं कर रहा है, केवल और केवल उत्सर्जित शक्ति की बात कर रहा है। उत्सर्जित शक्ति के P बराबर dQ/dt, उसका फॉर्मूला सिग्मा E A इंटू टी की घात 4 होता है। लेकिन मुझसे बोल रखा है दोनों के लिए, दोनों के लिए तापमान क्या दे रखे हैं, T1 T2, और दोनों की शक्ति समान है, शक्ति समान है यानी कि P1 बराबर P2 कर दूं क्या, सिग्मा E A T टू द पावर 4, इधर सिग्मा E A T टू द पावर 4। उसने बोला है तापमान एक का T1 है, दूसरे का कितना है T2, और साथ के साथ मुझे ये भी पता है अगर त्रिज्याएं अलग अलग है गोले की तो उनका जो क्षेत्रफल है वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा, इसलिए मैंने इनको भी क्या लिख दिया, A1 A2 लिख दिया। समान त्रिज्या का बोलता तो दोनों को A बोल देते, अपन कैंसिल आउट हो जाते। ये सिग्मा ई खत्म, क्या बचा, केवल A1 A2। मुझे क्या निकालना है, T1/T2 निकालना है क्या, तो T2 को इस तरफ लो, T2 को अगर इस तरफ लेंगे तो T1/T2 इनकी होल पावर कितनी हो जाएगी 4, इधर A2/A1, यही होगा। अगर इसको और आगे सोल्व करते हैं अपन, तो और आगे सोल्व करें तो T1/T2 की होल पावर कितनी हो जाएगी 4 इज इक्वल टू A2/A1। क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल कितना होता है 4πr², तो 4π, पहले सेकंड वाला लिखना है, सेकंड वाले की त्रिज्या R/2, R/2 का स्क्वायर कर दूं क्या, R/2 का स्क्वायर कर दूं क्या, तो R²/4 आ जाएगा, अपॉन A1 कितना आ जाएगा 4πr² आ जाएगा, ये 4πr² कर दिया, 4πr² से 4πr² खत्म, कितना बचा, केवल 1/4। अगर मैं रूट लेता हूं इसका, स्क्वायर रूट लेता हूं, स्क्वायर रूट लेने का मतलब कितना होता है पावर 1/2, इसका मतलब कितना होता है पावर 1/2, आधी पावर कर देना, पावर 1/2 करूंगा तो इधर कितना रह जाएगा, T1/T2 की घात 4 थी, तो 4 का भी मैंने कितना कर दिया 1/2 कर दिया, इधर कितना आ जाएगा 1/2 का 2 का स्क्वायर लिख दूं 4 को, और इसका भी मुझे कितना करना है 1/2, ये करना है। यहां से 1/2 करेंगे तो T1/T2 का स्क्वायर बचेगा अपने पास में, T1/T2 का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2, पावर 2 से 2 कैंसिल आउट। इसके बाद में एक बार और स्क्वायर रूट ले दूं, एक बार और स्क्वायर रूट ले दूं तो पावर और 1/2 होगी, यानी कि यहां तो कितना आ जाएगा T1/T2, यहां पे तो कितना आ जाएगा T1/T2, और इसका रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा। तो ये वाला अपना आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे आप लोग बात को? इस टाइप से इनको पावर्स वगैरह को सोल्व करना है अपन को। देखिए बच्चों, क्वेश्चन 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वाली आईबीबी के लिए प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा 10 जूल है। प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा, ऊर्जा प्रति सेकंड यानी कि शक्ति दे रखी है अपन को, कितनी दे रखी है 10 जूल पर सेकंड। यदि आईबीबी का ताप बढ़ाकर 327 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए तो द्वितीय स्थिति में प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊर्जा यानी कि शक्ति बतानी है अपन को। अपन बोल सकते हैं कि P इज इक्वल टू सिग्मा ई ए इंटू टी की घात 4, माइनस टी नॉट की घात 4 लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत? क्योंकि वातावरण के तापमान के बारे में कोई चर्चा इसमें नहीं की गई है। आदर्श कृष्णिका है इसलिए ई की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आईबीबी बोल रखा है आदर्श कृष्णिका। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा T की पावर 4। सेम वस्तु है, उसी वस्तु का तापमान बढ़ा है, वस्तु का तापमान बढ़ा है, त्रिज्या वगैरह नहीं बढ़ा है, क्षेत्रफल नहीं बढ़ा है, तो क्षेत्रफल कांस्टेंट, सिग्मा कांस्टेंट होता ही है। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर 4। द्वितीय स्थिति में मुझे प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊर्जा यानी कि द्वितीय स्थिति में मुझे शक्ति बतानी है, यानी कि P2/P1 इज इक्वल टू T2/T1 की होल घात 4, ऐसा ही किया जाएगा। P1 की वैल्यू कितनी दे रखी थी 10। T2 बोलिए, T2 को अगर मैं लिखता हूं 327 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 600 केल्विन हो जाएगा, और जो स्टार्टिंग वाला तापमान था 27 डिग्री सेंटीग्रेड वो 300 केल्विन हो जाएगा। घातांक कितनी लगा दूं? टोटल 4 लगा दूं क्या? 00 से 00 कैंसिल आउट, कितना बचेगा? केवल 2 बचेगा। 2 बचेगा तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या P फाइनल P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू 2 की घात 4। 2 की घात 4 को 16 लिख दूं क्या? बिल्कुल लिख दिया जाएगा। 2 की घात 4 को 16, 2 की घात 4। P2 इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 की घात 4 P1, ये आया। P1 बराबर कितना दे रखा था 10, तो यहां P2 बराबर कितना आ जाएगा 2 की घात 4 मल्टीप्लाइड बाई 10, यानी कि 16 16 10 कितना हो जाएगा 160 जूल पर सेकेंड। P2 कितना आएगा 16 जूल पर सेकेंड। देखिए बच्चों क्या किया अपन ने, अपन को पता है कि P टी की घात की कितना होता है, टी की घात 4 के समानुपाती होता है। यानी कि अगर आपने तापमान को 2 गुना किया, तापमान को कितना किया आपने 2 गुना, तो जो शक्ति है वो कितनी गुना हो गई 2 की घात 4 गुना हो गई। देखो 2 की घात 4 मल्टीप्लाइड बाई P। तापमान को केवल कितना किया था आपने 2 गुना, 300 से कितना किया था 600। मुझे पता है तापमान को तो अपन ने 2 ही गुना किया है, लेकिन P क्या होता है टी की घात 4 के समानुपाती होता है। तो अगर आपने तापमान को 2 गुना किया तो जो शक्ति रहेगी वो 2 की घात 4 गुना बढ़ेगी। ऐसे आपने अगर तापमान को 3 गुना किया 3T कर दिया तो जो शक्ति रहेगी वो T की घात 4 गुना 3 की घात 4 गुना बढ़ जाएगी। समझ पा रहे हो क्या आप मेरी बात को? अगर मैं बोल दूं आपसे P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है T की घात 4, T की घात 4 होता है। अगर आपने तापमान को कितना कर दिया, अगर आपने T बराबर 2T कर दिया, तापमान को कितना किया 2, तो जो पावर रहेगी वो पूरे का घात 4 होगी ना, तो 2 की घात भी कितनी हो जाएगी 4। तो P2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 की घात 4P, यानी कि 16P। इधर ऐसे बात करेंगे, यहां पर इसको अच्छे से लिख देता हूं मैं थोड़ा, कितना हो जाएगा P2 इज इक्वल टू 2 की घात 4 P0, यानी कितना आ जाएगा 16P0। ऐसे अगर आपने तापमान को कितना कर दिया 3T कर दिया, अगर T2 इज इक्वल टू 3T कर दिया तो P2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब इसकी घात 4 है ना, तो 3 की घात 4 गुना बढ़ेगा, वो 3 की घात 4 गुना बढ़ेगा, यानी कि 3 की घात 4 P0, यानी कि कितना हो जाएगा 81 P0। ऐसे अगर मान लीजिए आपने इसको कर दिया T2 इज इक्वल टू √2 कर दिया, √2 कर दिया, √2 कर दिया तो इसकी घात 4, √2 का स्क्वायर करूंगा तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 आएगा, यानी कि P2 कितना हो जाएगा √2 की घात 4 P0, यानी कितना आ जाएगा 4 P0, ये आएगा। ऐसे अगर T2 इज इक्वल टू कितना हो जाए 3/2T, यानी कि 50% बढ़ा दिया है अपन ने ना, तो 3/2T कर दिया जाए तो P2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/2 की घात 4 P0 आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा ये 81/16, कितना आ जाएगा 81/16
पी नॉट आ जाएगा। तो बच्चों ये थोड़े बहुत हिंट है, अगर ये भी अपन को याद रह जाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है ना, बार बार लेकिन ये तभी एप्लीकेबल होंगे जब वातावरण का तापमान नहीं दिया जाए, और ऐसे क्वेश्चन में जनरली वातावरण का तापमान नहीं दिया जाता है कि तापमान इतना बढ़ा दूं तो विकिरण की मात्रा कितनी हो जाएगी, तापमान इतना कर दिया तो विकिरण की मात्रा कितनी हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन में सामान्यतः वो अपन को ये चीजें देता भी नहीं है। ये चीज आपको नोट्स में जरूर जरूर लिखनी है, डबल ट्रिपल स्टार मार्क करके लिखनी है, इससे डायरेक्ट अपने बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे बच्चों। अगर ऐसे मान लीजिए मैं बोल देता कि तापमान को मैंने कितना कर दिया, तापमान को मैंने कर दिया 1/2, T2 इज इक्वल टू T/2 कर दिया, तो 1/2 की घात 4, 1/2 की घात 4 करेंगे 1/16 आ जाएगा, P2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/16 P नोट आ जाएगा। तो बच्चों ये चीजें अपन को ध्यान रखनी है ना, कि अगर तापमान को आप इतना गुना करते हो तो उसका 4 गुना बढ़ती है शक्ति डायरेक्ट, क्योंकि P इज इक्वल टू सिग्मा E T की घात 4 होती है, तो टी की घात 4 गुना होता है। अगर आप इसको 2 गुना किया तो शक्ति कितनी बढ़ेगी 2 की घात 4 गुना। आपने तापमान को 1/2 गुना किया तो शक्ति कितनी बढ़ेगी 1/2 की घात 4 गुना बढ़ेगी या घटेगी जो भी होगा। समझ पा रहे होंगे आप लोग मेरी बात को। तो ये फंडा स्टार डबल मार्क ट्रिपल स्टार कितना भी कर लेना, ये चीजें याद रहनी चाहिए बच्चों सबको। देखिए बच्चों क्वेश्चन, एक वस्तु का तापमान 300 केल्विन है, वातावरण का तापमान नगण्य मानते हुए वह ताप बताइए जब विकिरण की मात्रा 2 गुनी हो जाए। अब टी नोट का चक्कर ही नहीं रहा, टी नोट को उसने कितना बोल दिया 0 बोल दिया कि नगण्य मान लीजिए वातावरण का तापमान, केवल वस्तु का तापमान कितना है 300 केल्विन। तो वो मात्रा बताना, वो तापमान बताना है जब विकिरण की मात्रा 2 गुनी हो जाए, यानी कि शक्ति 2 गुनी हो जाए, जो विकिरण की शक्ति है वो 2 गुनी हो जाए। P इज इक्वल टू क्या लिखते हैं अपन, सिग्मा E A इंटू टी टू द पावर 4, टी नोट की पावर 4 लिखने की जरूरत नहीं है, 0 रहेगा टी नोट वैसे भी। तो अपन क्या बोल सकते हैं क्या कि तापमान कितना करें जब P दुगना हो जाए, P दुगना हो जाए, यानी कि अपन बोल सकते हैं कि P2 इज इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए 2P हो जाना चाहिए। तो T2 मुझे पता करना है कि T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तापमान को मैं कितना कर दूं सेकंड टाइम पर कि पावर कितनी हो जाए 2 गुनी हो जाए। तो अगर मैं वापस यहां पर वैल्यू पुट करूं तो 2P इज इक्वल टू सेकेंड टाइम के लिए, ये फर्स्ट टाइम के लिए और सेकेंड टाइम के लिए पावर कितनी हो जाए 2 गुनी हो जानी चाहिए। पावर 2 गुनी कर दी तो माना टेम्परेचर कितना हो जाता है T2 हो जाता है, सिग्मा E A T2 की पावर 4। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दू। मुझे T2 की वैल्यू ही तो निकालनी है, T2 की वैल्यू किसकी टर्म में आएगी, T की टर्म में आएगी। अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं, इसको दोनों को डिवाइड कर दूं तो T2 की वैल्यू मिल सकती है क्या मुझे, सिग्मा E से सिग्मा E क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। वही वस्तु है, उसी वस्तु का तापमान मैंने बढ़ाया है, उसी वस्तु का तापमान मैंने बढ़ाया है, यानी कि वस्तु वही है तो क्षेत्रफल भी क्या रहेगा वही रहेगा, E की वैल्यू भी क्या रहेगी वही रहेगी, और सिग्मा तो वैसे ही क्या रहता है कांस्टेंट रहता है, ये कोई सी भी वस्तु। तो अगर मैं 2 डिवाइडेड बाई 1 कर देता हूं, 2 डिवाइडेड बाई 1, 2 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो क्या मिलेगा 2P अपॉन P इज इक्वल टू सिग्मा E A से सिग्मा E A कैंसिल आउट, और क्या लिख दिया जाएगा T2 अपॉन T टू द पावर 4, ये लिखा जाएगा। अगर मुझे T2 की वैल्यू निकालनी तो पावर को हटाते रहना पड़ेगा, सबसे पहले स्क्वायर रूट ले लू मैं। अगर मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो स्क्वायर रूट लेते क्या रह जाएगा, ये T2 अपॉन T की होल पावर 2 ही रह जाएगी, पावर 1/2 करते हैं स्क्वायर रूट लेने का मतलब। इधर P से P कैंसिल आउट, स्क्वायर रूट करेंगे यानी कितना आ जाएगा अपने पास में √2 आ जाएगा। √2 को क्या मैं 1.44 लिख सकता हूं क्या, 1.41। अगर 1.41 लिख दिया, इसके बाद भी मुझे तो T2 चाहिए केवल, तो स्क्वायर और हटाना पड़ेगा अभी, तो एक बार और स्क्वायर रूट ले दें। अगर एक बार और स्क्वायर रूट ले दिया मैंने तो स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा T2 अपॉन T रह जाएगा, इधर √1.4 हो जाएगा। √1.4 की वैल्यू कितनी होती है, तो √1.4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √1.4 की वैल्यू आप आसपास से निकाल सकते हो, जैसे 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है 12 होता है, तो ऐसे 1.44 का कितना होता है 1.2 को 1.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.4 के आसपास आएगा, 1.44 ही आएगा। अगर 1.2 को 1.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.44 आएगा, ये 1.44 नहीं है, तो जो इसका रूट होगा वो भी 1.2 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, 1.19 होता है वो, लेकिन अपन ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या लिख देते हैं उसको 1.2 ही लिख देते हैं। समझ पा रहे होंगे आप कैलकुलेशन वाली टर्म को। इसके बाद में अगर T2 को मल्टीप्लाई कर दूं तो T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास में, T2 इज इक्वल टू 1.2 टाइम्स ऑफ T,
1.2 टाइम्स ऑफ टी कितना था 300 केल्विन दे रखा था, तो तापमान कितना हो जाएगा T2 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 300, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 360 केल्विन। तो बच्चों अपन ने बोला था कि थोड़ी देर पहले कि अगर मान लीजिए जब आप तापमान को कितना करते हो, तापमान को आप जितने टाइम्स करते हो ना, तो जो शक्ति रहती है वो उसकी 4 पावर, उसकी घातांक 4 के मल्टीपल में बढ़ती है। ये अपन ने बोला था जैसे आपने तापमान 2 गुना किया तो शक्ति बढ़ेगी 2 की घात 4 गुना, तापमान को 3 गुना किया तो शक्ति बढ़ेगी 3 की घात 4 गुना, यानी कि 81 गुना। ऐसे आपने तापमान को अगर 3/2 टाइम्स कर दिया, 3/2 गुना कर दिया तापमान को, तो शक्ति कितनी बढ़ जाएगी 81/16 गुना, घात 4 में बढ़ती है। ऐसे अगर तुमने तापमान को 1.2 टाइम्स किया तो 1.2 की घात 4, 1.2 का पहले स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1.4, फिर 1.4 यानी कि √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। तो यहां से भी अपन पता लगा सकते हैं कि जब टेम्परेचर को अपन 1.2 टाइम करते हैं तो पावर कितनी हो जाती है 2 गुनी हो जाती है। ये डेटा भी अपन को याद रख लेना चाहिए। जैसे उनका रखा था कि तापमान 2 गुना करेंगे तो जो पावर है वो 16 गुना हो जाएगी, तापमान 3 गुना करेंगे तो 81 गुना हो जाएगी, 3/2 गुना करेंगे 81/16 गुना हो जाएगी। ऐसे 1.2 गुना कर देते हैं ताप को तो पावर कितनी हो जाती है पूरी 2 गुना हो जाती है। यहां से एक रिजल्ट अपन याद रख सकते हैं बच्चों, ये अच्छा वाला रिजल्ट है, बहुत से क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। T2 इज इक्वल टू, अगर 1.2 T कर दिया जाए तो P2 इज इक्वल टू कितना हो जाता है 2P हो जाता है। ये रिजल्ट अगर आप याद रखें बच्चों तो अच्छा रहेगा। मतलब वो जहां पे अपन ने टेबल बनाई थी चाहे वहीं पर लिख देना इसको फिर से कि वो तापमान अपन ने 2 गुना तो पावर कितनी 16 गुना, वो वाला जो रिजल्ट बनाया था वहां पे भी आप इसको लिख सकते हो बच्चों। देखिए बच्चों, उष्मा हानि की दर तथा शीतलन की दर, रेट ऑफ हीट लॉस, रेट ऑफ कूलिंग। शीतलन की दर मतलब किसकी दर, ताप हानि की दर, किस रेट से टेम्परेचर कम हो रहा है। उष्मा हानि की दर को क्या बोलते हैं dQ/dt। ऐसे ताप हानि की दर को क्या बोला जाएगा dt/dt बोल दिया जाएगा या dθ/dt बोल दिया जाएगा, यही बोला जाएगा। तो अपन यहां पर अगर बोले कि dt/dt लाना है मुझे, dQ/dt मेरे पास है, तो क्या आप लोगों को पता है कि डेल्टा Q बराबर ms डेल्टा T होता था। अगर मैं डेल्टा की जगह इधर डी लिखता हूं, इधर स्मॉल चेंज करूंगा तो इधर भी चेंज कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल स्मॉल वाला हो जाएगा, यानी कि यहां पर भी डी आ जाएगा। तो अपन लिख सकते हैं क्या dQ इज इक्वल टू ms dt। किस में पुट कर दूं मैं, इक्वेशन नंबर 1 में, इन इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 में ये पुट कर दिया जाए मुझे ms dt/dt नेट ms dt/dt नेट इज इक्वल टू सिग्मा ई ए इंटू टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4, यही रहेगा। मुझे तो केवल dt/dt चाहिए, इसी को तो मैं क्या बोलूंगा, ताप आने की दर बोलूंगा या शीतलन की दर बोलूंगा। तो ms को उधर भेज दूं क्या, अगर ms मैंने उधर भेज दिया तो जो ये बची हुई रहेगी इसी को क्या बोला जाएगा dt/dt बोला जाएगा, यानी कि ताप आने की दर बोला जाएगा। यहां से मैं बोल सकता हूं dt/dt इज इक्वल टू सिग्मा ई ए अपॉन ms इंटू टी की घात 4 माइनस टी नॉट की घात 4। इसी को आप क्या भी बोल सकते हो, कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग, क्या भी बोला जा सकता है RC, रेट ऑफ कूलिंग, dt/dt नेट। तो बच्चों दो फॉर्मूले आए हैं अपने पास। अगर दोनों फॉर्मूला की बात करें तो ये तो उष्मा हानि की दर थी, ये वाला फॉर्मूला तो अपन ने पहले से पढ़ रखा था। अगर पहले से मैंने ये फॉर्मूला पढ़ रखा था, यही तो है उत्सर्जन की दर क्या होती थी, सिग्मा ई ए टी टू द पावर 4 वस्तु के ताप पर निर्भर करती है। अवशोषण की दर की बात की जाए तो dQ/dt एब्जॉर्प्शन, तो ये किस पर, वातावरण के ताप पर निर्भर करता था। परिणामी उष्मा हानि की दर की बात करेंगे तो क्या एमिशन, कुल कितनी हानि हुई और कितना अपन को मिल गया, वही परिणामी हानि बचेगी अपनी। 100 जा रही है 40 वापस आ रही है, तो यानी कि परिणामी हानि कितनी हुई 60 हुई। तो दोनों को अपन ने माइनस कर दिया, दोनों को माइनस कर दिया, तो ये फॉर्मूला अपन पहले ही पढ़ चुके थे यहां तक। तो सिग्मा ई ए इंटू टी की घात 4 माइनस टी नॉट की घात 4। इसके बाद में मुझे कूलिंग लानी थी, तो उष्मा हानि की दर है, मुझे रेट ऑफ कूलिंग लानी है, शीतलन की दर या ताप आने की दर लानी है। उष्मा हानि की दर को dQ/dt बोलेंगे तो ताप आने की दर को dt/dt बोलेंगे। मुझे पता है डेल्टा Q बराबर ms डेल्टा T होता है, तो dQ बराबर क्या हो जाएगा ms dt हो जाएगा। ये इधर वाला चेंज स्मॉल तो इधर वाला चेंज भी स्मॉल हो जाएगा। इक्वेशन 1 में पुट किया, ms को उधर भेज दिया, तो कितना हो जाएगा, रेट ऑफ कूलिंग इज इक्वल टू सिग्मा ई ए ms t की पावर 4 माइनस टी नॉट की घात 4। उष्मा हानि की दर में और कूलिंग की दर में केवल इतना सा डिफरेंस है कि यहां पर अपोन में क्या आ जाता है, ms आ जाता है, अपोन में ms आ जाता है। समझ पा रहे हो बात को। अब अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि मैं दो आइडियल ब्लैक बॉडीज
समान ताप, समान ताप व समान वातावरण। दो आदर्श कृष्णिकाएं समान ताप वाली, उनको अपन ने किस में रख दिया? समान वातावरण में रख दिया। दो लाए अपन आदर्श कृष्णिकाएं, दो आदर्श कृष्णिकाएं लाकर दोनों आदर्श कृष्णिकाओं को अपन ने कहां पर रख दिया है? समान रूम में, एक ही कमरे में लाकर रख दिया दोनों आदर्श कृष्णिकाओं को। दोनों का तापमान भी क्या था? सेम था। दोनों को एक ही भट्टी में से अपन गर्म करके लाए थे, समान देर तक दोनों को गर्म किया था। अब ध्यान दीजिए, समान टी और समान टी नोट हो गया, दोनों आदर्श कृष्णिकाएं। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या दोनों आदर्श कृष्णिकाएं, दो अगर आदर्श कृष्णिकाएं तो उनके लिए क्या मैं बोल सकता हूं क्या? ई और उसके अलावा टी, टी के अलावा टी नॉट, ये सब चीजें क्या समान रहने वाली हैं क्या उनके लिए? और सिग्मा तो सबके लिए वैसे समान होता है, बेचारा कांस्टेंट है वो तो ये दोनों वस्तुओं के लिए क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि जो रेट ऑफ कूलिंग रहेगा सिग्मा ई ए अपॉन एम एस में, ध्यान दीजिए सिग्मा ई ए अपॉन एम एस, ये कांस्टेंट हो चुका है, ये कांस्टेंट, तो ये पूरी टर्म क्या हो गई? दोनों के लिए सेम हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो केवल किसके प्रोपोर्शनल बचेंगे? ये सिग्मा भी कांस्टेंट, ई भी कांस्टेंट, तो किसके प्रोपोर्शनल बचे? केवल और केवल ए अपॉन एम एस के। यानी कि आप बोल सकते हो कि रेट ऑफ कूलिंग, इसको क्या लिख सकता हूं? तापमान, दो आदर्श कृष्णिकाएं, वो भी कौन सी? गोलाकार। अगर दोनों गोलाकार है, अगर दोनों गोलाकार है तो क्या एरिया को मैं 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूं क्या बच्चों? 4 पाई आर स्क्वायर। द्रव्यमान को क्या लिखा जा सकता है? घनत्व गुणा आयतन, यानी कि मैंने रो लिख दिया और 4 पाई बाई 3 आर क्यूब लिख दिया, और एस की जगह क्या लिख दिया अपन ने? एस लिख दिया। अगर यहां से ये तो सब चीजें कांस्टेंट हो गई, 4 पाई कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, आर स्क्वायर से अगर आर क्यूब को उड़ाऊंगा तो केवल एक आर बचेगा। तो अगर ये देखो तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। कांस्टेंट को प्रोपोर्शनल के टाइम पे लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो यहां से अपने पास आ जाएगा कि जो रेट ऑफ कूलिंग होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रो आर एस होती है। रेट ऑफ कूलिंग तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रो आर एस। रेट ऑफ कूलिंग यानी कि डीटी बाई डीटी, ताप आने की दर, शीतलन की दर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसके प्रोपोर्शनल होती है? 1 अपॉन रो आर एस के प्रोपोर्शनल होती है। इसके अलावा अगर अपन बात करें किसकी, जो ताप, जो उस्मानी की दर थी वो किसके समानुपाती होगी? सिग्मा कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, टी नॉट कांस्टेंट, तो केवल किसके समानुपाती बचेगी? केवल ए के समानुपाती। ए के समानुपाती यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर के समानुपाती। तो ये उष्मा हानि की जो दर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? आर स्क्वायर। लेकिन जो रेट ऑफ कूलिंग होती है, शीतलन की दर होती है, डीटी बाई डीटी होती है, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? 1 अपॉन रो आर एस के प्रोपोर्शनल होती है। घनत्व पर, विशिष्ट उष्मा पर और त्रिज्या पर निर्भर करेगी। अगर क्या समान कर दिया जाए, दोनों आदर्श कृष्णिकाएं हो या दोनों के लिए ई की वैल्यू सेम हो, दोनों के लिए ई की वैल्यू सेम, सिग्मा ऑटोमेटिक सेम होता है, समान ताप पर हो और उनका वातावरणीय ताप भी क्या कर दिया जाए? समान कर दिया जाए। अगर ऐसी कंडीशन नहीं देता है तो जैसी कंडीशन वो अपन को देगा उसके हिसाब से अपन उसको मैनेज कर लेंगे। समझ पा रहे होंगे आप लोग मेरी बात को। लेकिन मोस्टली यूज में ये वाला ही टर्म आती है, ज्यादातर ये चीजें समान रहती है, इसलिए इस कंडीशन का रिजल्ट अपन ने पहले से निकाल दिया। अगर वो बोलेगा समान पदार्थ के बने तो घनत्व भी समान हो जाएगा। वो बोलेगा उनकी विशिष्ट उष्माएं समान है तो आर भी कांस्टेंट हो जाएगा, वो भी प्रोपोर्शनल में से हट जाएगा। वो बोलेगा अगर कि समान त्रिज्या का है तो ये चीज भी हट जाएगी। तो वो जो कंडीशन देगा उसके हिसाब से अपन मैनेज कर लेंगे। लेकिन ये मोस्टली यूज किया जाता है कि समान ताप पर हो, समान वातावरण में रख दिया जाए, दोनों गोले हैं और क्या है? आदर्श कृष्णिका है। ई सेम हो जाएगा, टी सेम, टी नॉट सेम, तो इनके प्रोपोर्शनल बचेगा केवल 1 अपॉन रो आर एस। जबकि जो उस्मानी की दर है वो आर स्क्वायर के समानुपाती बचेगी। देखिए बच्चों क्वेश्चन, समान पदार्थ से बने समान द्रव्यमान के एक गोले, एक घन तथा एक वृत्तीय प्लेट। वृत्तीय प्लेट यानी कि चक्ति, जैसे थाली होती है अपनी प्लेट, वो चक्ति, गोल गोल चक्ति। चक्ति यानी कि अंदर से भी जिसमें भरी हुई रहती है। थाली अंदर से खाली नहीं होती कि आप खाना रखो आर पार निकल जाएगा, तो वो भरी हुई होती है, मतलब जो पूरी भरी हुई हो। एक चूड़ी टाइप की होती है, उसको वलय बोला जाता है, रिंग बोला जाता है, और चक्ति मतलब प्लेट टाइप की होनी चाहिए, उसको चक्ति बोला जाता है। सभी को प्रारंभ में 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। इनमें से कौन सबसे पहले शीतल होगा? जिसकी शीतलन की दर सबसे ज्यादा होगी वही तेजी से शीतल होता जाएगा, वही जल्दी से ठंडा होता जाएगा। तो अपन देखेंगे किसकी शीतलन की दर सबसे ज्यादा होगी। शीतलन की दर यानी कि डीटी बाई डीटी की बात कर रहा है अपन से, रेट ऑफ कूलिंग, सिग्मा ई ए अपॉन एम एस इंटू टी की घात 4 माइनस टी नॉट की घात 4। वही सबको 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया है, सबको समान वातावरण में रखा हुआ है, यानी कि टी और टी नॉट। इसके अलावा और बोलो क्या क्या बोला गया अपन से? समान पदार्थ के बने, समान पदार्थ के बने यानी कि विशिष्ट उष्मा और ई का मान सेम। और इसके अलावा और बोलिए,
समान द्रव्यमान के भी बने, यानी कि एम भी क्या हो गया सेम, सिग्मा बेचारा क्या है जन्मजात सेम होता है, तो ये सब चीजें सेम हो गई। तो ऐसे अपन को क्वेश्चन देख के पता लगाना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें दोनों के लिए सेम रहने वाली है। उसमें बोला समान पदार्थ बोलते घनत्व सेम हो गया, ई की वैल्यू सेम हो गई, विशिष्ट उष्मा सेम हो गई, तो ये सेम हो गया, सिग्मा सेम हो गया, ई की वैल्यू सेम हो गई, एस सेम हो गया अगर उसने समान पदार्थ बोल दिया। फिर उसने ये भी बोल दिया समान द्रव्यमान, यानी कि एम भी सेम हो गया। 1000 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि टी भी सेम हो गया, सबको सेम ही जगह रखा है तो टी नॉट भी सेम हो गया। क्या बचा केवल और केवल अपने पास ए बचा है, यानी कि क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या डी टी बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए होगा, ए के समानुपाती होगा, ए के समानुपाती, यानी जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा होगा वो सबसे जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो क्षेत्रफल का भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं। अगर समान द्रव्यमान आपने ले लिया तो जैसे सिर्फ वस्तु गोल रहेगी ना तो उसका क्षेत्रफल क्या रहेगा सबसे कम, जैसे गोले का क्षेत्रफल सबसे कम रहेगा। जैसे आप वस्तु को ठोकते जाओगे, चपटी करते जाओगे, उसका क्षेत्रफल क्या होता जाएगा, फैलती जाएगी तो उसका क्षेत्रफल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अगर आपने उसको मार मार के घन बना दिया, घन टाइप का यानी कि चौक का डिब्बा जो आता है वैसा बना दिया, तो यानी कि वो क्या हो जाएगा, घन बन जाएगा। थोड़ा चपटा हो चुका है, बिल्कुल गोलाकार नहीं रहा, तो उसका क्षेत्रफल थोड़ा सा बढ़ चुका है। लेकिन आपने बिल्कुल मार के प्लेट ही कर दिया, पूरा ही फैला दिया, तो फिर प्लेट का क्षेत्रफल क्या रहेगा, सबसे ज्यादा रहेगा, चक्ति का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा रहेगा। तो चक्ति का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा रहेगा तो चक्ति सबसे ज्यादा ठंडी, सबसे जल्दी ठंडी होगी। ए चक्ति ग्रेटर देन ए घन ग्रेटर देन ए गोला, किसके लिए, समान द्रव्यमान हो तो द्रव्यमान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, समान पदार्थ होना चाहिए, समान द्रव्यमान समान पदार्थ। तो ऐसा अपन बोल सकते हैं, पदार्थ समान नहीं भी हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समान द्रव्यमान। अगर मान लीजिए आपने बोल दिया कि ए चक्ति ए घन ए गोला ऐसा, तो अगर एक चक्ति की वैल्यू सबसे ज्यादा है तो अपन बोल सकते हैं डी टी बाई डी टी समान पदार्थ, समान द्रव्यमान व पदार्थ। तो अपन बोल सकते हैं कि dt बाई dt भी सबसे ज्यादा ए के समानुपाती आ रहा था, क्षेत्रफल के समानुपाती। अगर द्रव्यमान समान, पदार्थ समान, टी नोट समान, तो शीतलन की दर किसके समानुपाती आई थी, क्षेत्रफल के। मैंने देखा कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका होगा, चक्ति का होगा, सबसे कम किसका होगा, गोले का। तो शीतलन की दर भी सबसे ज्यादा किसकी आएगी, चक्ति की आएगी। और सबसे कम किसकी आ जाएगी लास्ट में, dt बाई dt गोला, और मिडिल में dt बाई dt घन। तो अपन बोल सकते हैं कि चक्ति सबसे ज्यादा जल्दी ठंडी हो जाएगी, सबसे जल्दी शीतल क्या होगी, चक्ति होगी, प्लेट जल्दी ठंडी हो जाएगी। देखिए बच्चों क्वेश्चन, यदि 300 केल्विन वातावरणीय ताप, वातावरण का ताप 300 केल्विन, वातावरण का ताप दे दिया, यानी कि टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 वाले की बात होगी। 600 केल्विन ताप वाली वस्तु की शीतलन की दर यानी कि कूलिंग की दर, रेट ऑफ कूलिंग, टेम्परेचर लॉस, dt बाई dt की बात कर रहा है। दर h है, तो 900 केल्विन ताप पर शीतलन की दर यानी कि dt बाई dt पूछा है अपन से, रेट ऑफ टेम्परेचर लॉस पूछा गया है। तो क्या मैं रेट ऑफ टेम्परेचर लॉस इसको रेट ऑफ कूलिंग बोल देता हूं, dt बाई dt को। तो रेट ऑफ कूलिंग क्या होता है, सिग्मा ई ए अपॉन एम एस मल्टीप्लाइड बाई टी की घात 4 माइनस टी नॉट की घात 4 ही बोलता हूं क्या मैं इसको। फिर मुझे पता लगा कि वस्तु वही है, उसी वस्तु का तापमान 600 था, उसी वस्तु का तापमान मैंने क्या किया है 900, केवल तापमान बढ़ा है, बाकी तापमान बढ़ाने से द्रव्यमान नहीं बढ़ेगा, घनत्व नहीं बढ़ेगा, त्रिज्या उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि क्षेत्रफल भी सेम है, द्रव्यमान भी सेम, क्योंकि वस्तु भी तो वही है, केवल तापमान ही तो बढ़ा है, केवल टी तो चेंज किया है, क्षेत्रफल वही रहेगा, द्रव्यमान वही रहेगा, सिग्मा वही रहता ही है, ई की वैल्यू भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, वही तो वस्तु है, सेम ही तो वस्तु। तो आरसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये बोला जा सकता है क्या, टी की घात 4 माइनस टी नॉट की घात 4, यानी कि मैं बोल सकता हूं RC2 अपॉन RC1 इज इक्वल टू RC2 अपॉन RC1 इज इक्वल टू T2 की घात 4, जो क्वेश्चन अपन ने स्टार्टिंग में किया था ऐसा एक सेम उस्मानी की दर में भी ऐसा हुआ था, T1 की घात 4 माइनस टी नॉट की घात 4। अगर मैं सारी वैल्यू पुट करता हूं तो ऊपर वाली वैल्यू कितनी आएगी, T2 फाइनल ताप कितना कर दिया 900, यहां पर कितना आ जाएगा 300, यहां पर 600, यहां पर कितना आ जाएगा 300, 300 की घात 4 दोनों में से कॉमन आ जाएगी। चलो लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, यहां पर अपन लिख देंगे 900 की घात 4 माइनस 300 की घात 4 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 600 की घात 4 माइनस 300 की घात 4।
300 की घात 4 ऊपर से भी कॉमन आएगा, इसमें भी 300 है, इसमें भी 300 है, इसमें भी 300, इसमें भी 300, 300 की घात 4 दोनों जगह से कॉमन आ जाएगी, दोनों जगह से कॉमन आकर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो क्या बचेगा केवल 3 की घात 4 माइनस 1 की घात 4 अपॉन 2 की घात 4 माइनस 1 की घात 4। ये तो बचेगा 81 माइनस 1 यानी कि 80, ये 16 माइनस 1 15, 80/15। 80/15 को अगर मैं 5 से कैंसिल आउट करता हूं, यहां पर लिख देते हैं RC2 और RC1। प्रथम स्थिति में शीतलन की दर कितनी दे रखी थी, H दे रखी थी, RC1 की वैल्यू पुट कर दी अपन ने H। तो यहां से अगर मैं RC2 निकालूंगा तो RC2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये तो 80/15 बचेगा, 80/15, 80/15 और H को इधर भेज दूंगा तो कितना आ जाएगा, ये RC2 यहां से मेरे पास में RC2 इज इक्वल टू 80/15 H। 80/15 को 16/3 भी लिख सकते हैं, तो बराबर कितना आ जाएगा है 16/3 H। कोई भारी वाली बात नहीं है, सेम वैसा ही क्वेश्चन था जैसा पहले अपन ने किया था। यहां पर 1500 था, यहां पर 1000 था, यहां पर 500 था, फिर यहां पर 1000 था और यहां पर कितना था, वही 16/3 ही आ रहा था उसका भी आंसर। अब इसके बाद में ध्यान दीजिए, सूर्य तथा तारे उष्माहानि की दर, तारे की उष्माहानि की दर का अनुपात, यानी कि उष्माहानि की दर यानी कि dq/dt पूछ रहा है, नेट dq/dt सिग्मा EA इंटू टी की घात 4 माइनस टी नोट की घात 4। अपॉन में ms नहीं आएगा, अपॉन में ms किस में आता है, शीतलन की दर में। तो डायरेक्ट ये लिखना है RH इज इक्वल टू सिग्मा EA इंटू टी की घात 4 माइनस टी नोट की घात 4, ये लिख दिया जाए। मुझे पता है कि सूर्य भी क्या रहेगा, सूर्य और तारे दोनों वही आग के गोले, ये वही बहुत ज्यादा ताप वाले हैं, तो मुझे पता है कि दोनों की अगर मैं बात करता हूं तो दोनों क्या रहेगी, एक आदर्श कृष्णिका है, दोनों आदर्श कृष्णिका हैं, दोनों आदर्श कृष्णिका, ये भी IBB रहेगा और ये भी क्या रहेगा, IBB रहेगा। तो दोनों के लिए E की वैल्यू 1, सिग्मा वैसे ही सेम है, तो केवल क्या बचा, A बचा है और T बचा है, इनके अलावा कुछ भी नहीं बचा है। और ये अंतरिक्ष में होते हैं तो वहां कोई वातावरण वगैरह नहीं होता है, तो वातावरणीय ताप कितना मान लिया जाएगा, 0 मान लिया जाएगा। T0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि कहां पर है, ये अंतरिक्ष में है। तो अगर दे भी नहीं रखा तो फिर क्या मानेंगे, उसको नगण्य मानेंगे अपन। यानी केवल अपन को फॉर्मूला क्या लिखना है, सिग्मा सेम, E सेम, T0 तो कितना हो जाएगा, ये तो 0 मानना है अपन को, सिग्मा और E क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, है ना। तो T0 0 हो गया, सिग्मा E सेम हो गया, यानी कि क्या बचा केवल अपने पास में RH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A इंटू T टू द पावर 4। दोनों गोलाकार दे रखे हैं, गोलाकार दे रखे हैं, तो क्षेत्रफल 4πr² हो जाएगा, 4π से 4π भी क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। तो RH समानुपाती क्या आ जाएगा, R² T टू द पावर 4, यही जाएगा। अब मुझे क्या करना है, R सन और R RH सन, RH सन अपॉन RH स्टार, ये मुझे इनका ही अनुपात निकालना है, उष्माहानि की दर का अनुपात ही मुझे निकालना है। अगर उष्माहानि की दर त्रिज्या पर निर्भर कर रही है केवल और तापमान पर निर्भर कर रही है, तो दोनों को लिख दूं क्या मैं, R सन कितना हो जाएगा, बोलिए, R सन कितना बोल रखा है R, और R* कितना बोल रखा है R/2, इसकी घात, तो इसका तो स्क्वायर आ जाएगा। टेम्परेचर बोलिए, टेम्परेचर की बात करेंगे तो 2000/1000, इसकी घात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये 2 R से R कैंसिल आउट, 2 किधर चला जाएगा, ऊपर, यानी कि ऊपर तो आने वाला है 4। यहां बात करेंगे 4 से 4 कैंसिल आउट, यानी कि 2 की घात कितनी आ जाएगी, इधर 4 आ जाएगी। तो अगर 2 की घात 4 होगी तो 2 की घात 4 कितना हो जाएगी, 16 हो जाएगी। 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 64/1 RH सन अपॉन RH स्टार। तो बच्चों R² और T4 के समानुपाती था, इसका त्रिज्या भी कितनी थी, 2 गुनी थी। इससे देखो इसकी त्रिज्या R/2, इसकी 2 गुनी, तो R का स्क्वायर था तो 2 डबल तो यही था, तो 4 गुना तो त्रिज्या की वजह से हो गया, और यहां पर टेम्परेचर भी 2 गुना था तो 16 गुना उसकी वजह से बढ़ा, तो टोटल कितना गुना हो गया, 64 गुना हो गया। RH स्टार इज इक्वल टू RH सन इज इक्वल टू 64 मल्टीप्लाइड बाई RH स्टार आएगा अपने पास में। कैसे, क्योंकि 4 गुना किसकी वजह से बढ़ा, त्रिज्या का स्क्वायर की फॉर्म में है, देखो
आर एच, त्रिज्या का स्क्वायर की फॉर्म में और टी की घात 4 की फॉर्म में। तो अगर त्रिज्या इसकी 2 गुनी है तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 गुना उसकी वजह से बढ़ा। तापमान भी 2 गुना है तो 2 की घात 4 16 गुना उसकी वजह से बढ़ा। तो टोटल कितना हो गया, 64 गुना हो जाएगा बच्चों। इस टाइप से क्वेश्चन अपन को सोल्व करना रहेगा। सबसे पहले ये देखना है उस्मानी की दर के बारे में बात की है या शीतलन की दर के बारे में। शीतलन की दर के बारे में बात करेगा तो फॉर्मूला ये लिखना है, उस्मानी की दर के बारे में बात करेगा फॉर्मूला ये वाला लिखना है। फिर देखना है क्या क्या चीजें सेम रह सकती है, उसने कौन सी कंडीशन अपन को दी है, उन चीजों को सेम रहेंगी, जो चीजें कांस्टेंट रहेगी या सेम रहेगी उनको हटा देंगे, प्रोपोर्शनल में बची हुई चीजें रहेंगी। फिर उसके हिसाब से कंपैरिजन किया जाएगा या रेशियो निकाला जाएगा। देखिए बच्चों क्वेश्चन, समान त्रिज्या, समान घनत्व, समान विशिष्ट उष्मा, क्या क्या चीजें समान दी है वो देखना। त्रिज्या समान, घनत्व समान, समान विशिष्ट उष्मा। अगर त्रिज्या समान होगी, गोले हैं, 2 गोले हैं, देखो 2 गोले हैं, त्रिज्या समान है, त्रिज्या समान है यानी कि उनका आयतन भी समान होगा 4π/3r³। घनत्व भी समान, घनत्व समान, आयतन समान, तो यानी कि द्रव्यमान भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। द्रव्यमान भी क्या होता है, घनत्व गुणा आयतन ही होता है। त्रिज्या समान, घनत्व समान बोलते क्या हो गया, द्रव्यमान ऑटोमेटिक समान हो गया। और समान घनत्व बोला, इसका मतलब पदार्थ क्या है, समान है। समान विशिष्ट उष्मा भी बोल दी उसने, एस भी समान बोल दिया, रो भी समान बोल दिया, सब चीजें समान बोल दी। 2 गोले समान ताप, टेम्परेचर भी समान बोल दिया, तथा वातावरण का ताप टीएस भी क्या बोल दिया, समान बोल दिया। तो निम्न पर टिप्पणी कीजिए, उस्मानी की दर क्या रहेगी। टिप्पणी किस पर करनी है, देखो ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं कि 1 के लिए ज्यादा रहेगी है 2 से, दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है 2 के लिए ज्यादा रहेगी 1 से, तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है दोनों के लिए सेम रहेगी, चौथे में से डिफिकल्ट टू से, कहना कठिन है, मुश्किल है, कहना मुश्किल है। मुश्किल तो होता ही है देखो, है ना, लेकिन वो ये वाला आंसर नहीं लगाना है अपन को। तो अगर बात करें उस्मानी की दर आर एच की बात करूं मैं तो आर एच इज इक्वल टू, तो ये लिखा जाएगा सिग्मा ई ए इंटू टी की घात 4 माइनस टी नोट की घात 4। टी नोट भी सेम दे रखा है, ताप भी समान दे रखा है, सिग्मा भी समान, ई समान दे रखा है, समान पदार्थ की बनी है, समान घनत्व की है, समान विशिष्ट उष्मा, सब कुछ समान है। तो आर एच इज इक्वल टू भी दोनों के लिए क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यानी कि RH1 इज इक्वल टू क्या रहेगा, RH2। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने पास में, सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो, सी ऑप्शन सही हो गया। सेम इधर भी बात करेंगे तो इधर के लिए भी क्या बोल सकते हैं अपन, आर सी कूलिंग की दर, शीतलन की दर dt/dt इज इक्वल टू सिग्मा EA/ms मल्टीप्लाइड बाई टी की घात 4 माइनस टी नॉट की घात 4। ध्यान दीजिए, अगर मैं बोल दूं TS, विशिष्ट उष्मा डायरेक्ट बोली गई है अपन से, त्रिज्या समान, सिग्मा समान, समान पदार्थ के बने, समान घनत्व है, रो समान, सब सेम हो गया, सब सेम हो गया, एम सब सेम हो गया, सब सेम हो गया, सब सेम हो जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं कि आरसी भी क्या हो जाएगा, दोनों के लिए सेम हो जाएगा, आरसी सेम हो जाएगा, यानी कि RC1 इज इक्वल टू RC2। और होना भी चाहिए, सब चीजें तो सेम कर दी, कुछ भी चीज अलग नहीं बची, तो शीतलन की दर भी सेम रहेगी और जो उस्मानी की दर है वो भी क्या रहने वाली है, दोनों के लिए सेम रहने वाली है, समान रहने वाली है, इक्वल रहने वाली। देखिए बच्चों, न्यूटन का शीतलन का नियम, न्यूटन का शीतलन का नियम अगर मुझे देखना है तो देखो, शीतलन का नियम तो अपन पहले पढ़ चुके हैं कि जो dt/dt होता है, dt/dt इज इक्वल टू सिग्मा EA/ms इंटू टी की घात 4 माइनस टी नॉट की घात 4 होता है। अपन पहले पढ़ चुके हैं वो स्टीफन बोल्ट्जमान ने। लेकिन न्यूटन ने कुछ अलग बताया कि जो शीतलन का नियम है ना, वो एक और शीतलन का नियम उसने बता दिया कि कोई भी वस्तु अगर ठंडी होती है, उसके तापमान, उसमें अगर ताप में कमी होती है उसके में, तो कौन सा नियम लगा सकते हैं, वस्तु के शीतलन की दर dθ/dt, dt/dt अपन ने स्टीफन बोल्ट्जमान में बोल दिया था, इसलिए यहां पर टेम्परेचर को अपन ने थीटा से लिख दिया ताकि अपन को दोनों नियम अलग अलग क्लियर रहे। dθ/dt वस्तु तथा वातावरण के ताप आधिक्य के समानुपाती होती है। स्टीफन बोल्ट्जमान ने क्या बोला था कि जो dt/dt होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की घात 4 माइनस टी नॉट की घात 4 होती है, यही बोला था, इसके समानुपाती बोला था। लेकिन न्यूटन ने बोला कि टी की घात 4 माइनस टी नॉट की घात के 4 के समानुपाती नहीं, टी माइनस टी नॉट यानी कि थीटा माइनस थीटा नॉट के समानुपाती होती। इनको क्या लिख दिया जाए, थीटा माइनस थीटा नॉट। लेकिन उसने कंडीशन रख दी कि जब थीटा माइनस थीटा नॉट, वस्तु और वातावरण के बीच का जो तापांतर है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब जो न्यूटन था वो बहुत महान गणितज्ञ था, बहुत महान गणितज्ञ था, तो उसकी कैलकुलेशन में सब अच्छी थी। तो जो ये नियम था ना, टी की घात 4 माइनस टी नॉट की घात 4, उसी में उसने कुछ मैथ्स लगाकर ये वाला नियम प्राप्त कर लिया और नया नियम उसने दे दिया। लेकिन अपन पढ़ेंगे वो उसने कैसे किया है। पहले फिलहाल अपन को ध्यान रखना है उसने नियम क्या बोला है। उसने नियम बोला है
कि तापाधिक्य के समानुपाती। शीतलन की दर जो होती है डी थीटा बाई डी टी, वो तापाधिक्य थीटा माइनस थीटा नॉट, वस्तु का ताप और वातावरण के ताप के इनका बीच का जो अंतर है उसके समानुपाती होती है। बस कंडीशन थीटा माइनस थीटा नॉट शुड नॉट ग्रेटर देन 35 डिग्री सेंटीग्रेड। थीटा वस्तु का ताप रहेगा, थीटा नोट वातावरण का ताप रहेगा। माइनस चिन्ह क्या बताता है, शीतलन की दर में क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी, क्योंकि जिससे वातावरण का तापमान है फिक्स 30 डिग्री सेंटीग्रेड। जब वस्तु का तापमान 50 रहेगा तो समानुपात की दर क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, 50 माइनस 30। जब वस्तु का तापमान 40 ही रह जाएगा तो किसके समानुपाती रह जाएगा, 10 के समानुपाती रह जाएगा। तो धीरे धीरे ये वाली वैल्यू कम होती जा रही है, तो शीतलन की दर भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लगाया है अपन ने, माइनस लगाया है। ये चीजें जो अपन पढ़ते हैं ना, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल करने के लिए एक अलग ही फॉर्मूला दिया है न्यूटन ने। तो अभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन जब अपन से पूछ लिया जाए तो उनके लिए अपन इन चीजों को पढ़ रहे हैं। तो पहली चीज क्या ध्यान रखनी है, शीतलन की दर ताप आधिक्य के समानुपाती होती है। पहली चीज जो पहला मैंने डबल स्टार मार्क किया है, ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। फिर मुझे अगर थीटा निकालना है, टेम्परेचर निकालना है, तो मैंने थीटा वाली टर्म को एक तरफ कर दिया, प्रोपोर्शनल को हटाऊंगा। प्रोपोर्शनल को जब भी हटाते कांस्टेंट आ जाएगा, माइनस को भी इधर भेज दिया, ये माइनस आ चुका है इधर। डी थीटा बाई डी टी एक तरफ, प्रोपोर्शनल को हटाया, कांस्टेंट आ गया। अब मुझे पता है थीटा थीटा वाली टर्म को एक साइड पर करना पड़ेगा और बाकी टर्म को एक साइड पर। तो डी टी को इधर भेज दिया, थीटा माइनस थीटा नोट। ये 1/x बन रहा है क्या, 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, ln x होता है क्या, 1/x का इंटीग्रेशन ये लिख दिया अपन ने, क्योंकि मुझे पता है इंटीग्रेशन 1/x dx इज इक्वल टू कितना होता है, ln x प्लस c होता है। तो अपन ने लिख दिया कि ये इंटीग्रेशन ये भी कितना हो जाएगा, ln थीटा माइनस थीटा नॉट, और इधर कितना आ जाएगा, माइनस के टी प्लस सी। इधर का इंटीग्रेशन समझ में आ रहा होगा, माइनस के कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन dt कुछ भी नहीं हो, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, t होता है 1 का इंटीग्रेशन। तो k तो कांस्टेंट था, उसको बाहर ले लिया माइनस के को, और dt इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा। तो 1 का इंटीग्रेशन t होता है बच्चों, ध्यान रखना है ना। तो माइनस के टी प्लस कितना आ गया, सी आ गया। तो यहां से पहला ग्राफ अपन से पूछ लिया जाता है, पहला ग्राफ थ्योरेटिकली ये वाला पूछा जाता है कि ln थीटा माइनस थीटा नॉट और टी के बीच में अगर ग्राफ बनाओगे, थीटा क्या है यहाँ पर, टेम्परेचर, तो ln थीटा माइनस थीटा नॉट और टी के बीच में टेम्परेचर बनाओगे, तो इस पूरे की जगह तो अपन क्या लिख देंगे, y, टी की जगह क्या लिख दिया जाएगा, x लिख दिया जाएगा। तो y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। किस फॉर्म में बन रहा है ये, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, यानी कि स्लोप नेगेटिव रहना चाहिए। स्लोप नेगेटिव यानी कि थीटा 90 से बड़ा रहना चाहिए, ऐसे आएगी लाइन। सी पॉजिटिव यानी कि वाई एक्स को कहां पर कट करना चाहिए, पॉजिटिव एक्सिस पर कट करना चाहिए। तो अपन ने ग्राफ ये वाला बना दिया। समझ पा रहे होंगे आप लोगों को, याद आ रहा होगा कुछ कुछ ऐसा, मैं बना देता हूं शॉर्ट में। अगर नेगेटिव स्लोप हो तो नेगेटिव स्लोप हो तो लाइन ऐसी बनती है, फिर अपन सी के हिसाब से डिवाइड करते हैं, प्लस सी यानी कि ऊपर कट करेगी। अगर कुछ भी नहीं होता, जीरो होता, तो यानी कि मूल बिंदु से गुजरेगी। अगर सी की वैल्यू यहां पर सी नेगेटिव आता तो यानी कि नेगेटिव एक्स इसको कट करती। तो ये ग्राफ बनाने का तरीका होता है सरल रेखा का। तो अपन को पता लगा स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है, तो अपन ने उसको 90 डिग्री से ज्यादा एंगल दे दिया। सी पॉजिटिव था तो यहां से मुझे गुजारना था इसको, तो यहां से गुजारा अपन ने। सी नेगेटिव होता तो यहां से ऐसे गुजर जाती है लाइन। तो ये पहला ग्राफ बन चुका है न्यूटन के शीतलन के नियम से। अभी तक याद करने वाली बात क्या है, बाकी सब चीजों को भले भूल जाए, एक तो ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन से ये वाला ग्राफ, ये चीज अपन को याद रखनी है बच्चों। जिनको मैं स्टार मार्क लगा रहा हूं जिन इक्वेशन को, वही आपको याद रखनी है। बाकी डेरिवेशन कैसे हुआ उससे मुझे ज्यादा लेना देना नहीं है, बस हल्का फुल्का आइडिया रहना चाहिए कि इंटीग्रेशन से हुआ है सब। बाकी ये रिजल्ट याद होना चाहिए अपन को, ताकि ग्राफ बनाने की जरूरत पड़े तो इस रिजल्ट के बेसिस पे अपन ग्राफ बना सके। न्यूटन के शीतलन के नियम में पहला ग्राफ यहीं से पूछा जा सकता है। ओके बच्चों, देखिए बच्चों, न्यूटन के शीतलन के नियम में अपन ने यहां तक पढ़ लिया था, ln थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी होता है। ln थीटा माइनस थीटा नॉट और टी के बीच में ग्राफ बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन आएगी जो वाई एक्सिस को कहां पर कट करेगी, पॉजिटिव साइड पे। इसके बाद में अगर यहां से अपन इसका एंटीलॉग लेते हैं, एंटीलॉग लेने का तरीका क्या होता है बच्चों, देखिए कि अगर जब भी आपको किसी का एंटीलॉग लेना हो, जब भी आपको किसी का एंटीलॉग लेना हो, तो जिस साइड ln हो उस साइड का तो ln हट जाता है, ln हट गया। दूसरी साइड भी ln होता तो वो ln हट जाता है, इसका मतलब एंटीलॉग हो गया। लेकिन अगर ln एक साइड ही हो, दूसरी साइड ln नहीं हो, तो अगर यहां पर ln एक साइड ही है तो इस साइड का तो ln हट जाएगा। लेकिन जो ये e बचा हुआ रहता है ना, फिर e यहां जाकर क्या करता है, किक मारता है। क्या करता है, यहां जाकर किक मारता है। किक मारते ये सारी कहां चली जाती है, पावर में चली जाती है।
दोनों साइड ln ln होता तो एंटी लॉग लेते ln हट जाता है, एंटी लॉग लेते जिस साइड ln होगा उस साइड तो ln हटेगा ही हटेगा। दोनों साइड ln है तो दोनों साइड अपन लॉग को हटा देंगे, वही एंटी लॉग हो गया। लेकिन अगर एक ही साइड लॉग है, दूसरी साइड कुछ एक टर्म लिखी हुई है, तो फिर एंटी लॉग लेने का तरीका क्या होता है, जिस साइड लॉग है उस साइड के लॉग को या ln को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, और फिर यहाँ वाला जो बेस होता है, बेस इधर दूसरी साइड जाकर क्या करता है, किक मारता है। बस ध्यान रहे दूसरी साइड ln या लॉग नहीं होना चाहिए। तो यहां जाकर इसने किक मारा, यहां पर ln वगैरह नहीं था, सिंपल टर्म्स थी, तो ये पावर में चली गई सारी। यहां से थीटा नोट को अगर इधर ट्रांसफर कर दिया तो थीटा इज इक्वल टू थीटा नोट प्लस ई टू द पावर माइनस के टी प्लस सी। ये किसका ग्राफ आ गया, ई की पावर नेगेटिव आ रही है, ई की पावर नेगेटिव आ रही है, यानी कि अपन बोल सकते हैं कि अगर ई की पावर नेगेटिव है तो इसको एक्सपोनेंशियली डीके बोला जाएगा, एक्सपोनेंशियली डीके, एक्सपोनेंशियली डीके मतलब ई की पावर नेगेटिव है, इसको एक्सपोनेंशियली डीके बोला जाता है। वैल्यू कंटिन्यूअसली क्या होती जाती है, घटती जाती है, और टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। जीरो इस वाली टर्म की वैल्यू, टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर ये वाली टर्म तो क्या हो गई, जीरो हो गई, यानी कि थीटा इज इक्वल टू कितना बचेगा, टी नॉट बचेगा। समझ पा रहे होंगे बच्चों आप मेरी बात को। कुछ कुछ टर्म्स में आपके लिए लिख देता हूं, जैसे आपको पता लग जाएगा, टी की वैल्यू इनफाइनाइट होते, ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस इनफाइनाइट, तो ई की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट इज इक्वल टू जीरो, ई की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट इज इक्वल टू इनफाइनाइट, और इसके अलावा अगर अपन बोले ई की वैल्यू जीरो तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये है बच्चों, ये दो तीन चीजें याद रहेंगी तो ई वाले ग्राफ में अपन को ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। आप खुद देख लो, टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करूंगा, ई की पावर माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, ई की पावर माइनस इनफाइनाइट जीरो, यानी कि वाली पूरी टर्म जीरो, क्या बचा, थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट। तो ऐसा ग्राफ बनेगा, एक्सपोनेंशियली डीके आ गया ना, मतलब ई की पावर माइनस आ गई, मतलब ऐसे डीके करना है। अगर एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होता तो अपन ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाते। यहां तक तो ये तो केवल ग्राफ बनाने के लिए था। एक तो ये वाली टर्म लिखी अपन ने, ये भी किसके लिए लिखी थी, ग्राफ बनाने के लिए। तो ये दो टर्म तो अपन को ग्राफ बनाने के लिए याद रखनी है। बाकी मेन फॉर्मूला क्या था, डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी थीटा बाई डी टी, माइनस डी थीटा बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा नॉट। शीतलन की दर ताप आधिक्य के समानुपाती होती है। फिर उसने बोला कि ये सब तो मैंने इसलिए बताया ताकि तुम ग्राफ वगैरह के बारे में अच्छी नॉलेज प्राप्त कर लो, लेकिन तुम्हें अगर क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन तो इतने गंदे से क्वेश्चन कैसे हो पाएगा। तो फिर न्यूटन ने बोला नहीं नहीं, ये क्वेश्चन करने के लिए नहीं, ये तो केवल ग्राफ बनाने के लिए थे आपके पास। क्वेश्चन करने के लिए तो मैं अलग से फॉर्मूला दूंगा आप लोगों को। तो फिर क्वेश्चन करने के लिए उसने अलग से फॉर्मूला दिया। तो अलग से फॉर्मूला क्या दिया, यदि वस्तु का ताप थीटा 1 से थीटा 2 तक गिरता है तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू माइनस के थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस थीटा नॉट। ये कुछ भी नहीं किया है उसने, ये फॉर्मूला याद तो करना पड़ेगा आपको, डिफिकल्ट भी लग रहा होगा लेकिन अभी नहीं लगेगा 2-4 क्वेश्चन करने के बाद। लेकिन फिर भी कहां से आए फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। इसमें हर चीज एवरेज ली गई है, देखना, dt बाई dt इज इक्वल टू माइनस के थीटा माइनस थीटा नॉट। ये लिखा था अपन ने, शीतलन की दर थीटा माइनस ताप आधिक्य के समानुपाती होती है, प्रोपोर्शनल अटैक किया गया। अब जो dt है वो क्या रहेगा, तापांतर ही तो रहेगा। तापांतर रहेगा तो थीटा 1 से कहां तक, थीटा 2 तक। dt की जगह डेल्टा टी लिख दिया अपन ने, थीटा 1 माइनस थीटा 2। टाइम की जगह टोटल टाइम इंटरवल लिख दिया, स्मॉल टाइम की जगह क्या लिख दिया, टोटल टाइम इंटरवल लिख दिया। माइनस के की जगह माइनस के लिखा हुआ है यहां पर। थीटा माइनस थीटा नॉट, थीटा क्या लिया जाएगा, वस्तु का ताप लिया जाएगा। वस्तु का ताप तो कहां था, पहले थीटा 1 था, बाद में कितना हो गया, थीटा 2 हो गया। तो थीटा 1 लिखूं मैं, थीटा 2 लिखूं, तो मैंने दोनों की जगह क्या लिख दिया, एवरेज लिख दिया उनको। तो ये एवरेज लिख दिया। ये कौन सा है, एवरेज टेम्परेचर है वस्तु का, वस्तु का औसत ताप। क्या है ये, वस्तु का औसत ताप, और ये माइनस थीटा नॉट वातावरण का ताप। तो ये वाली चीज को उसने किसमें लिख दिया, एवरेज वाली फॉर्म में लिख दिया। एवरेज वाली फॉर्म में लिखने से क्या हो गया, वो अपने लिए क्वेश्चन करने के लिए इजी हो चुका है। तो बच्चों ये संख्यात्मक वाला न्यूमेरिकल करने के लिए ये काम में लेना है अपन को। न्यूटन के नियम से जब भी अपन को न्यूमेरिकल सोल्व करना होगा न्यूटन के फॉर्मूले से, तो ये वाला अपन को काम में लेना है। क्वेश्चन कैसे पहचाने में आएगा कि न्यूटन के नियम से सोल्व करूं या स्टीफन वाले से सोल्व करूं, तो आपको क्वेश्चन देखते भी पता लग जाएगा कैसे दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ये वाली टर्म याद करनी है, ग्राफ, और ये वाला फॉर्मूला याद अपन को याद रहना चाहिए। ये तो याद रहना ही रहना चाहिए, इसके बिना क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए था। इसके अलावा ये वाला टर्म भी किसके लिए थी, थ्योरेटिकल क्वेश्चन और थ्योरेटिकल ग्राफ के लिए थी। लेकिन ये वाला किसके लिए रहेगा, न्यूमेरिकल के लिए रहेगा। ये आपको याद रखना ही रखना है।
देखिए बच्चों, क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु का ताप 7 मिनट में 60 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक परिवर्तित होता है। यदि वातावरण का ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो न्यूटन के नियमानुसार अगले 7 मिनट बाद वस्तु का तापमान बताइए। इसमें एक साथ शीतलन कितनी बार होगा? न्यूटन का जो भी क्वेश्चन आएगा ना, उसमें एक साथ दो प्रोसेस रहेंगे। पहले प्रोसेस देखो, 60 से कहां तक गिर रहा है? 40 तक। कितना टाइम लिया? 7 मिनट। इसके साथ साथ ही एक बार और टेम्परेचर फॉल के बारे में अपन से बात की हुई होगी। देखो, यदि वातावरण का ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो न्यूटन के नियमानुसार अगले 7 मिनट बाद वस्तु का ताप बताइए। पहले 7 मिनट में 60 से 40 तक गिरा, अगले 7 मिनट में 40 से कहां तक गिर जाएगा? मतलब एक साथ दो प्रोसेस रहेंगे न्यूटन का क्वेश्चन जब भी रहेगा उसमें। न्यूटन का शीतलन का नियम आपको कहां अप्लाई करना है मैं फिर बता रहा हूं आपको। जब आपको एक साथ दो प्रोसेस हो जाए, पहले यहां से यहां तक गिरता है ताप, फिर यहां से यहां तक गिरता है, जब एक साथ दो प्रोसेस अगर आपको दे दिए जाए तो उस क्वेश्चन को आपको किससे सोल्व करना है? न्यूटन से सोल्व करना है। अदरवाइज क्वेश्चन किससे सोल्व होगा? स्टीफन बोल्ट्जमान से सोल्व होगा। बच्चों ध्यान रखना, बता रहा हूं मैं आपको, एक साथ अगर आपको दो प्रक्रम दिख जाए, पहले यहां से यहां तक गिरता है, फिर वहां से कहां तक गिरेगा या वहां तक गिरता है, जो भी बोला गया हो, लेकिन 2 बार टेम्परेचर फॉल के बारे में बात की हुई होगी, 2 बार ताप गिरने के बारे में बात की हुई होगी, तो अपन को क्या यूज करना है? न्यूटन का शीतलन का नियम यूज करना है। ध्यान दीजिए। अब सबसे पहला प्रोसेस कौन सा दे रखा है? 60 से कहां तक जा रहा है? ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक। थीटा नोट इज इक्वल टू कितना है मेरे पास? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। टाइम कितना दिया है मुझे? 60 मिनट। तो इसको तो क्या बोल दिया जाएगा? थीटा 1। इसको तो क्या बोल दिया जाएगा? थीटा 1। इसको क्या बोल दिया जाएगा? थीटा 2 बोल दिया जाएगा। ये फर्स्ट प्रोसेस है। इसके लिए अगर मैं न्यूटन स्लो अप्लाई करता हूं तो न्यूटन स्लो अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? थीटा 1 फॉर्मूला ध्यान दीजिए, स्टार्टिंग में क्वेश्चन करते टाइम हर बार फॉर्मूला अपन को लिखना ही लिखना है। थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन टी मल्टीप्लाइड बाई के इंटू थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस थीटा नॉट। यही होगा क्या? अगर मैं थीटा 1 माइनस थीटा 2 करता हूं तो कितना आएगा? 20/7। समय कितना लिखा था? 7 मिनट। जहां पर अगर सेकंड में लिख रहे हो तो मिनट को 7 में लिख दीजिए। के की जगह के लिख दिया। यहां पर बोलिए कितना आएगा? थीटा 1 प्लस थीटा 2, दोनों को जोड़ूंगा 100 हो जाएगा। 100 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो कितना आएगा? 50। यानी कितना लिख दिया जाएगा यहां पर? 50 माइनस 10, यानी डायरेक्ट लिख दूं क्या? 40। थीटा 1 बराबर 60, थीटा 2 बराबर 40, थीटा नॉट बराबर 10। फॉर्मूले में एक चीज ये ध्यान रखनी कि यहां पर ब्रैकेट होता है, पूरा इसको सोल्व करना है पहले, फिर बाद में नेगेटिव लगाना होता है अपन को। जहां पर आपने फॉर्मूला लिखा था वहां पे भी ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लीजिएगा। थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2 को पहले इस टर्म को पूरी सोल्व करेंगे, फिर माइनस थीटा नोट करते हैं। थीटा पी, क्योंकि ये एवरेज ताप है, एवरेज ताप वस्तु का ताप एवरेज, फिर माइनस क्या लिखते हैं अपन? थीटा नोट वातावरण का ताप। तो ये कितना आ गया अपने पास में? 40 आ चुका है। इक्वेशन नंबर 1। दूसरे प्रक्रम की अगर मैं बात करता हूं तो दूसरे प्रक्रम में कहां से कहां तक? 40 से लेकर बोल देता हूं मैं कहां तक ठंडा हो रहा होगा, मुझे नहीं पता, तो उस टेम्परेचर को मैंने कितना बोल दिया? थीटा 2 बोल दिया। ये वाला कौन सा हो जाएगा? थीटा 1 हो जाएगा सेकंड प्रोसेस के लिए। यहां से लेकर यहां तक गिर रहा है तापमान। वातावरण का तापमान तो वही रहेगा, वातावरण का तापमान थोड़ी परिवर्तित होगा। थीटा नोट इज इक्वल टू कितना है? 0 है। ये सेकंड प्रक्रम था। 40 से लेकर थीटा 2 तक तापमान गिर रहा है। वही फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं तो कितना हो जाएगा? 40 माइनस थीटा 2 डिवाइडेड बाय 7। अगले 7 मिनट में, अगली बार भी समय कितना दिया गया है? 7 मिनट दिया है। टी सेकंड प्रोसेस में भी कितना है? 7 मिनट है, तो ये 7 मिनट लिख दिया। इज इक्वल टू के, एवरेज लेंगे पहले, 40 प्लस थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2। जब पूरा एवरेज ले लिया फिर माइनस क्या करेंगे? थीटा नॉट करेंगे। समझ पा रहे होंगे आप लोग मेरी बात को। इसको अपन ने क्या बोल दिया? इक्वेशन नंबर 2। या थोड़ा और सोल्व करना चाहो तो कर लीजिए। देखो, अब यहां से जब अपने पास इक्वेशन वगैरह सब कुछ आ जाती है ना, तो सोल्व करने के दो तरीके हैं। या तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर दो? डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? के ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 से 7 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऐसे करना भी इजी है। या फिर दूसरा तरीका क्या होता है कि एक अननोन ये पहली इक्वेशन से मिलेगा, उसको कहां पर पुट कर दिया जाए? दूसरी इक्वेशन में पुट कर दिया जाए, तो थीटा 2 ऑटोमेटिक निकल जाएगा। 2 इक्वेशन है तो यही तो सोल्व करते हैं 2 इक्वेशन को। एक की वैल्यू उठाकर पहली इक्वेशन से किसमें पुट कर देते हैं? दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो उस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। तो यहां से अगर मैं के निकालता तो के इज इक्वल टू कितना आता? 1/14। इस क्वेश्चन में डिवाइड करने में ज्यादा दिक्कत आएगी क्योंकि इधर वाली टर्म आपको अजीबोगरीब दिख रही होगी ना, इसलिए डिवाइड नहीं कर रहे हैं और किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं? के की। बाकी डिवाइड करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो के की वैल्यू तो यहां से लिख देंगे 40 माइनस थीटा 2
बाई 7, के की वैल्यू 1/14, और यहां अगर एलसीएम पूरा लेंगे तो कितना आ जाएगा 40 प्लस θ2 माइनस 20, यहां पर अपोन में 1 रहेगा, यहां पर कितना आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 2, ये लिखा जाएगा। 7 से अगर इसको उड़ाऊं कितने टाइम, 2 टाइम्स, 2 कितना हो जाएगा 4, 4 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 160 माइनस 4 θ2, 160 माइनस 4 θ2 इज इक्वल टू, यहां पर कितना बचेगा 40 माइनस 20 करेंगे तो 20 बचेगा, यानी कितना आ जाएगा 20 प्लस θ2। θ2 मुझे निकालना है, θ2 को क्या कर लिया जाए, एक तरफ कर लिया जाए, बाकी सबको एक तरफ, तो θ2 कितना हो जाएगा 5 θ2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 140, θ2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 28 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात कि न्यूटन के नियम में सारा तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में चलेबल है, मैंने थ्योरी के टाइम पे भी लिखा दिया था क्यों चलेबल है, आपको क्लियर पता होगा कि अपन ने जो स्टार्टिंग में पढ़ा था उसमें थीटा माइनस थीटा नोट के समानुपाती लिखा था, ये डायरेक्ट तापांतर है, तापांतर हो तब डिग्री सेंटीग्रेड में चल सकता है, और केल्विन में तो चलेगा ही चलेगा, वो तो ऐसा यूनिट है उसमें तो सही आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड में भी चलेबल रहेगा। क्यों, क्योंकि अपन ने बोला था जब भी तापांतर आ जाता है तो डिग्री सेंटीग्रेड में भी चलेबल हो जाता है, काम चलाओ हो जाता है। तो यहां पर थीटा माइनस थीटा नोट के हिसाब से करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन कैसे याद रहेगा, आपको एक साथ दो प्रक्रम दिए हुए रहेंगे, पहला टेम्परेचर फॉल यहां से यहां तक, दूसरा यहां से वहां तक, तो दो टेम्परेचर फॉल जब भी दे दी जाए तो न्यूटन के नियम का आपको उपयोग करना है। देखिए बच्चों, एक वस्तु 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में 10 मिनट का समय लेती है। कमरे का तापमान यानी कि वातावरण का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा। फिर से दो प्रोसेस गिवन है आपको, 90 से 80, 80 से 70, एक साथ दो प्रक्रम आपको दे दिए गए हैं। अगर एक साथ दो प्रक्रम आपको दे दिए गए हैं तो इसका मतलब क्या लगाओगे आप, न्यूटन का शीतलन का नियम लगाओगे। तो पहला प्रक्रम देखिए ध्यान से, पहले कहां से कहां जा रहा है, 90 से 80, यानी कि ये θ1 ये θ2, और θ नोट इज इक्वल टू कितना है 25 है ही सही। टाइम कितना लगा है पहली बार में 10 मिनट, टाइम कितना है 10 मिनट है। अगर फॉर्मूला लगाते हैं θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाई टी मल्टी इज इक्वल टू के एवरेज तापमान θ1 प्लस θ2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस वातावरण का तापमान, ये लिखा जाएगा। θ1 माइनस θ2, 90 माइनस 80 करेंगे 10 बचेगा, 10 बटे 10 इधर कितना बच जाएगा, इधर 10 बटे 10 बचेगा, इज इक्वल टू के। यहां पर θ1 प्लस θ2, 90 प्लस 80 कितना हो जाएगा 170, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 85। औसत ताप, दोनों का औसत ताप कितना होगा, वस्तु θ1 से θ2 तक जा रही है, औसत ताप क्या आएगा 85 ही आएगा। 85 माइनस θ नोट क्या कर दिया जाएगा 25। यहां से इसको सोल्व करें तो 1 इज इक्वल टू, ये कितना आ रहा है 1 इज इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे इसमें से 25 अगर माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 60 के। 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 60 के। दूसरी इक्वेशन की अगर बात की जाए तो दूसरी इक्वेशन में तापमान 80 से कहां तक गिर रहा है 70 तक गिर रहा है, यानी कि अब की बार θ1 ही हो जाएगा, θ2 ये हो जाएगा, उच्च ताप θ1 निम्न ताप θ2। अगर θ नोट की बात की जाए तो θ नोट वातावरण के तापमान में आप कोई चेंज नहीं कर सकते, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। अब की बार समय मुझे पता करना है, समय मुझे पता करना है बच्चों, अगर समय मुझे पता करना है तो उसको अननोन छोड़ देंगे, अपन टी मान लेंगे। अगर θ1 वापस से फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, θ1 माइनस θ2, तो 10 बाई टी इज इक्वल टू 10 बाई टी इज इक्वल टू, यहां पर देखिए अब θ1 प्लस θ2 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो कितना हो जाएगा 150 बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में 75 आ जाएगा। तो 75 माइनस 25, इसको सोल्व करें तो कितना आ जाएगा 10 अपॉन टी इज इक्वल टू 50 के, यही चाहेगा, ये इक्वेशन नंबर 2। दोनों ऑप्शन है आपके पास। देखो यहां पर तो पिछली बार तो देखो यहां वाली टर्म गड़बड़ आ रही थी कुछ, तो उसमें डिवाइड करना मुश्किल था, यहां पर आप डिवाइड भी कर सकते हो और के की वैल्यू यहां से उठाकर वहां पर भी पुट कर सकते हो, दोनों ही आसान चीजें है ना। तो यहां से अगर मैं वैल्यू उठा के पुट कर दूं के इज इक्वल टू 1/60, के इज इक्वल टू 1/60 अगर कहां पर पुट कर दिया जाए, इस जगह पर पुट कर दिया जाए अगर के इज इक्वल टू 1/60, तो क्या आ जाएगा अपने पास में 10 बाई टी इज इक्वल टू 50 1/60। यहां से अगर टी की वैल्यू में निकालता हूं तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी इज इक्वल टू 12 सेकेंड, टी इज इक्वल टू 12 मिनट। कैसे सोल्व किया, इससे ये कैंसिल आउट और कितना बचेगा 5 से 12 टाइम्स, तो टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। सोल्व कर सकते हो आप इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों न्यूटन का नियम था, क्यों यूज किया अपन ने, क्योंकि दो प्रक्रम अपन को दिए गए हैं, पहले 90 से 80 फिर 80 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड।